हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब उसमें उसका क्या कसूर कि वह शुरू से ही उसमें अपनत्व तो ना ढूंढ पाई। केवल यही महसूस कर सकी कि वह एक अजनबी के साथ जी रही है, जिसके साथ अपने सुख दुख बांटने में उसे सदा संकोच हुआ। जिस बंधन को समाज एक अटूट बंधन का नाम देता है, जो अग्नि के समक्ष तपता है, और जिसके साथ बंधकर एक पत्नी अपने पति को सर्वस्व अर्पण कर अपने को उसमें खो देती है, वैसी भावना उसके अंदर कभी पैदा ही नहीं हुई। ना जाने के उसे कभी लगा ही नहीं कि अमर जिसके साथ उसने फेरे लिए थे, उसके साथ वो एक निश्चित जीवन जी सकती है, बल्कि एक असुरक्षा से घिरी रहती सदा। वो उसके करीब जाने की कोशिश भी करती तो अमर ऐसे व्यवहार करता मानो वह कोई भोग की वस्तु है। तो क्या शरीरों का मिलन ही प्यार होता है? मन में समर्पण महत्वहीन है? जी जान से उसके लिए कुछ करने की इच्छा क्यों नहीं जन्म पाई उसके अंदर? बस पत्नी का दायित्व निभाना है, इसलिए वर्षों से सह रही है बिना संवेगों के इस रिश्ते को। और अमर भी तो मन इच्छा जैसी बातों को फालतू मानता है। वही कब उससे अपने मनोभावों को बांटता है, बस यही खटकता है उसे। आखिर क्यों वो उसे एक पत्नी की तरह मान नहीं देता है? क्यों नहीं घर की मालकिन होने का दर्जा देता है? कितना तरसती है वो उस अधिकार के लिए जो विवाह के बाद एक स्त्री को मिलता है। फिर कैसे करे वो उसको प्यार? कहां से ढूंढे अपना? तो घर की हर वस्तु मुंह चिढ़ाती प्रतीत होती है, क्योंकि उन वस्तुओं का चयन अमर की मर्जी से होता है। बार बार उसे एहसास दिलाया जाता है किसकी भूमिका हर मामले में नगण्य है। तब अपने भटके हुए मन को अमर से दूर ले जाने से नहीं रोक पाती है। रोके भी कैसे? अमर का खिंचाव इतना ढीला है कि रुकना नामुमकिन हो जाता है। तब जानबूझकर भुलाए हुए, कसकर बंद किए हुए अध्याय के पृष्ठ खोलने पर वह मजबूर हो जाती है। वह तो बहुत चाहती है कि इन अध्यायों को बंद ही रहने दे, ताकि वर्तमान पर अतीत हावी ना हो, पर हर बार हार जाती है। अमर उसे इस कदर मायूस कर देता है कि उसका मन अतीत के दरवाजे खटखटाने लगता है। कितनी बेरहमी से छीन लिया गया था मयंक को उससे। अपनी ही सोच में घिरी रागिनी अचानक चौंक उठी। पल्लवी सामने खड़ी उसे देख रही थी। 7 वर्षीय बच्ची बहुत बड़ी नहीं कहलाई जा सकती, लेकिन माँ की संवेदनाओं को बखूबी समझती है वो। मम्मी कितनी बार कहा है अकेले मत बैठा करो, ना जाने क्या सोचती रहती हो। देखो लाइट भी नहीं जलाई, चलिए मुझे होमवर्क करना है। हंस पड़ी रागिनी। कितनी बातूनी है पल्लवी, बिल्कुल मयंक की तरह। फिर ये मयंक कहाँ से आ गया? यह तो उसकी और अमर की बेटी है, प्यार से उगी नहीं वरन वासना से जन्मी। पर वो उसे जी जान से चाहती है। मयंक कहता था कि उसे बेटी पसंद है, देखना हमारे यहाँ बेटियां ही होंगी। पर अमर ने कितनी नाक भौं सिकोड़ी थी पल्लवी के जन्म पर। एक तो शादी के 6 साल बाद बच्चा जना है, वो भी लड़की। कहाँ देता है वो पिता का संपूर्ण प्यार? पल्लवी समझती है, तभी तो माँ के आंचल तक ही सिमटी है उसकी दुनिया। उसमें उसका क्या कसूर था कि बच्चा इतनी देर में हुआ? सब जांच तो कराई थी अमर ने, सब ठीक था। डॉक्टर कहते थे सोचना छोड़ दो, पर कैसे? अपने को व्यक्त न कर पाने के कारण ही तो वह सोच का शिकार हो गई थी। मयंक के साथ होती तो भी क्या उसकी प्यार की पौध फूटने में इतना समय लगता? शायद नहीं। वह तो उसके बच्चों को जन्म देने के लिए आतुर रहती। शारीरिक संबंधों में अगर तनाव हो, अगर समर्पण ना हो, तो भी कोपले नहीं फूटती हैं। यही वास्तविकता है। शराब की बदबू हमेशा अमर के साथ होती, इसलिए वह निर्जीव मूर्ति की तरह उसके साथ हम बिस्तर होती। अनिच्छा से सांस रोके उस बदबू को सहने के निरर्थक प्रयास में ही समाप्त हो जाती वह प्रक्रिया, जिसे वह एक सुखद अनुभूति के नाम से जानती आई थी। क्या ऐसी होती है ये सुखद अनुभूति? पल्लवी का आना भी अचानक था। उन दिनों लीवर में गड़बड़ी होने के वजह से अमर शराब नहीं पी रहे थे और वो खुश थी। अजनबीपन को मिटाने के लिए उत्सुक थी।
उसी 1 महीने में उसकी कोख में पल्लवी आई थी। अमर को लड़का न होने का दुख था, पर उसे जीने की एक दिशा मिल गई थी। बस कभी कभी एक कसर उस पर हावी हो जाती है कि अगर वह मयंक का अंश होती तो। ये देखो मम्मी, कितना होमवर्क मिला है, आज तो कटिंग भी चिपकानी है। पल्लवी ने एक बार फिर उसकी तंद्रा तोड़ी। चलो फटाफट काम खत्म करते हैं, फिर खाना भी तो खाना है, बिटिया को भी तो भूख लगी होगी। रागिनी ने उसके पेट पर गुदगुदी की। कहा मम्मी, खेलने जाने से पहले तो दूध और टोस्ट खाया था, मुझे तो भूख नहीं है। और पापा तो 10-11 बजे से पहले आने से रहे, फिर क्या चिंता है। वैसे भी वह जिस हालत में आते हैं खाना कम ही खा पाते हैं। हाँ, आप जरूर भूखी रह जाती हैं। चल ज्यादा बातें नहीं बनाते, अम्मा कहेंगी। रागिनी ने घबराकर बातों का रुख मोड़ दिया। परिवेश का कितना असर पड़ता है बाल मन पर, परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाती है। पल्लवी को सुलाकर फिर खाली हो गई रागिनी। अमर के क्लब की आज पार्टी थी, हो सकता है अमर को आने में 12 ही बज जाए। अपने को अभिजात व उच्च वर्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए लोगों को कितने जतन करने पड़ते हैं, फिर चाहे नैतिकता को ही क्यों न ताक पर रखना पड़े। जब अमर से 14 वर्ष पहले उसका ब्याह हुआ था तो वास्तव में उनका घराना उच्च वर्ग की कसौटी पर खरा उतरता था। मध्यम वर्ग की पढ़ी लिखी रागिनी को उसके ससुर ने इसीलिए चुना था ताकि वो अमर के साथ मिलकर उनका व्यापार व संपत्ति को संभाल सके। बेटे के व्यसनों और लापरवाही से माँ बाप का अनजान रह पाना मुश्किल नहीं है, पर अमर के सामने रागिनी की क्या बिसात थी। व्यापार संभालने देने की तो बात दूर, उसने घर का उत्तरदायित्व तक उसे नहीं सौंपा था। घर के जिस गुच्छे की स्वामिनी का गर्व एक स्त्री को होता है वो उसे कभी नहीं मिला। हिसाब से गिनकर कभी रुपए थमा देता या स्वयं ही नौकर भेज सामान मंगा देता। पहले वो इस बात को लेकर बहुत कुड़ती थी, कहती थी कि घर में थोड़े रुपए होने चाहिए, पर फिर कहना छोड़ दिया। जो सामान होता उससे काम चला लेती। क्या ऐसी ही होती है उच्च वर्ग की मानसिकता। सास ससुर का उसके ब्याह के 1 वर्ष बाद ही देहांत हो गया था। कोठी में वो अकेलापन महसूस करती, पर अमर को कभी उस पर दया नहीं आई। धीरे धीरे उसके व्यसनों ने संपत्ति को भी चुकाना शुरू कर दिया, पर उसकी ठसक और झूठा दिखावा कम नहीं हुआ था। क्लब पार्टी सब यथावत थे। क्या मिला उसे ऐसे उच्च वर्ग में ब्याह कर उसके माँ बाप को, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता बेटी पर गर्व था, जिसकी कॉलेज की नौकरी छुड़वाकर उन्होंने अमर का मान रखा था। संभ्रांत घर है, पैसे की कमी नहीं, करे भी क्या नौकरी करके। पिता यह कहते हुए इस बात को भूल गए थे कि वो शिक्षा को अब तक कितना महत्व देते रहे थे। पर पापा मयंक, बचपन से ही वो पापा की लाडली थी और हमेशा दोस्त की तरह उनका व्यवहार चलता था। मयंक क्या, कोई किसी ने कागज पर हस्ताक्षर करके थोड़े दिए थे कि उसी से तेरा ब्याह होगा। इतना अच्छा घर और मिल रहा है, फिर क्यों उसके साथ सारी जिंदगी नौकरी करके सिर खपाना चाहती है। पापा, आप जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझते हैं। हमारी मानसिकता भी तो एक है। हम जितना कमाते हैं हमारे लिए काफी होगा। अक्ल मारी गई है तेरी। माँ तो सदा से ही उसकी पढ़ाई व नौकरी के खिलाफ थी। अभाव क्या होते हैं देखे नहीं है ना। सब कुछ हरा हरा लगता है, तभी जब चूल्हे चक्की में उतरेगी तो मयंक के साथ प्यार की खुमारी उतर जाएगी। माँ हमेशा कटाक्षों में बात करती थी, मम्मी तुम जानती हो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। फिर अमर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, सामंजस्य कैसे होगा। वैसे भी अपने स्तर के अनुरूप शादी करनी चाहिए। वो अड़ गई थी। जुबान मत चला, है क्या मयंक के पास, सब बकवास बातें हैं। लेकिन कल तक तो तुम्हें मयंक हीरा लगता था। चुप रहो रागिनी। इस बार पापा दहाड़े थे और उनकी आंखों में पहली बार अपने लिए आक्रोश देख चुप हो गई थी। कमरे में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहा था, पछताएंगे आप लोग। मुझे जिंदगी दी है, जैसे चाहे खिलवाड़ कर लें, पर जीवन भर खुद भी जलेंगे। आंसुओं से भीग गया था उसका तकिया। क्या फायदा है पढ़ने लिखने का जब अपने ही हक के लिए नहीं लड़ सके। मयंक को ना पा सकने के ख्याल से ही पागल हो उठी थी वो। कितना रोई थी वो उससे लिपट कर, मयंक मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।
हर सांस में तुम हो। फिर कैसे मम्मी पापा ने ऐसा सोचा? जब तुम मेरे एहसासों का हिस्सा हो तो मैं किसी और के साथ कैसे सुखी रह पाऊंगी? अमर और मैं दो विपरीत सोच वाले हैं। विचारों की टकराहट जीवन में जहर घोल देगी। क्या सारी जिंदगी सिर्फ सामंजस्य करते हुए बितानी होगी? फिर प्यार या भावनाओं को पोषित करने का समय कहाँ मिल पाएगा? रागिनी, वे हमारे बड़े हैं, शायद हमारा भला ही सोच रहे होंगे और तुम पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत हो सकता है अमर वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी संभ्रांत परिवार का तो है। तुम अवश्य ही उसके साथ सुखी रहोगी। हम चाहे तो आज विवाह कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगा सकता। पर इस तरह क्या तुम उन्हें ठेस पहुंचाना चाहोगी? मैं कायर भी नहीं, जहां चाहे ले जाऊं तुम्हें। पर फिर क्या हम उनकी नजरों का सामना कर पाएंगे? उनकी जिद का हक हमें अदा करना ही पड़ेगा। मयंक ने उसके सारे आंसुओं को हथेली पर बटोरते हुए कहा था, मयंक, तुम मेरा प्यार हो, भुला दूं क्या तुम्हें? तुम क्या सोचती हो तुम मेरा प्यार नहीं हो? मन की गहराइयों में उतर चुकी हो तुम, पर किसको समझाओगी यह बात? फिर क्या फायदा हमारी शिक्षा का? क्यों देते हैं वे हमारी सोच को पंख? कतर क्यों नहीं देते उन्हें उगने से पहले? बोलो मयंक, प्यार करना क्या ऐसा अभिशाप है? मैं कुछ सोचना और समझना नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम मेरे हो, बस यही सच्चाई है। बाकी सारे रिश्ते नाते भ्रम हैं। बोलो मयंक, मुझे अपनाओगे? ओह, बिल्कुल टूट गई थी। तुम तो मेरी ही हो रागिनी। फिर अपनाने या न अपनाने का सवाल ही कहाँ उठता है। कस्तूरी भी कभी मृग से अलग हुई है, वो तो उसी में रची बसी होती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चलो ब्याह कर लेते हैं। मयंक ने उसकी पलकों को सहलाते हुए कहा था। वह सहम गई थी। मम्मी पापा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके संस्कारों में नहीं था। बस एक निरीह इंसान की तरह वह डोली चढ़ गई थी और तब से 14 वर्षों से उसने जो बेचारगी का लबादा ओढ़ा है सो उतरा ही नहीं। उच्च वर्ग की झूठी गलीच परंपराएं उसे दिन ब दिन निकलती गई। न पति प्रेम मिला, न साहचर्य सुख, न ही अपने घर का अधिकार। मानो उसे हर तरफ से लूट लिया गया। ऐसी स्थिति में किस नेह के दीप से अमर को समर्पित हो पाती? उसकी लव को तो कालिमा का रूप दे दिया गया था। अपने सुख संसार को ही समेटो तो अच्छा होगा रागिनी। भ्रम में जीकर जिंदगी रेगिस्तान हो जाती है। पापा ने उसकी शादी के 15 दिन बाद ही मयंक की शादी का कार्ड उसके सामने फेंकते हुए कहा था, प्यार करता होता तो आजीवन कुंवारा रहता। अरे उसने तो स्वयं एक बड़े जौहरी की लड़की को फंसा लिया। कार्ड बेशक उसके सामने था, पर रागिनी को यकीन नहीं हुआ था। मयंक से मिलने की इच्छा हुई पर रुक गई थी। सोचा नाहक क्यों उसके जीवन में तूफान पैदा करे। आखिर उसे भी तो जीने का हक है। आखिर उसे भी तो खुशियां पाने का अधिकार है। वो सुखी रहे, इससे ज्यादा संतोष की बात और उसके लिए क्या हो सकती है। फिर मयंक से मिलकर उसे लज्जित करने का अर्थ उसे दुखी करना ही तो होगा, जबकि दोष भी उसी का है। फिर मयंक तो कतई कसूरवार नहीं है। 14 वर्ष बीत जाने के बावजूद वह मयंक को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाई है। उसके साथ बिताए पलों की महक उसके भीतर छिपी हुई है। कौन समझ सकता है उस सुगंध को? उदास मन को राहत देने के लिए यदा कदा वह उन पलों को बड़े जतन से खोलती है। खुशी के कुछ क्षण जी फिर वापस लपेटकर मन के सुरक्षित कोने में उन्हें रख देती है। मयंक के स्पर्श का ख्याल मात्र उसे आज भी सिहरा जाता है। उसका उसकी आंखों में आंखें डालकर निहारते जाना, रहना उसका सुखद एहसास से भर देता है। कहता था, सचमुच तुम्हारी आंखों में जादू है। इतनी गहरी है कि लगता है जैसे प्यार का अथाह समुंदर इनमें ही समाया हुआ है। यह प्यार तुम्हारे ही विश्वास के रंगों से सजा है मयंक। मुझे अपने प्यार के रंगों से इतना रंग दो कि फिर उस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही ना पाए। रागिनी को वो होली याद आ गई जब माँ पापा ने आग्रह कर मयंक को घर बुलाया था। माँ ने खास उसके लिए गुजिया बनाई थी। खाते खाते जब उसकी आंखें नम हो गई तो माँ ने कितने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा था। दुनिया में अकेला हूँ। माँ पैदा होते ही गुजर गई।
और पिता भी बचपन का थोड़ा सा दुलार दे अकेला छोड़ गए। घर की बनी चीजें और त्योहारों का आनंद लेने के लिए मन तरसता रहता है। बेटा जब जी चाहे यहाँ चले आया करो। तभी पीछे से आ रागिनी पानी की पूरी बाल्टी उस पर उलट दी थी। वह उसे पकड़ने भागा तो वो छत की ओर भागी। मुट्ठी भर गुलाल ले उसके चेहरे को गुलाबी कर दिया था मयंक ने। दे ही नहीं, उसकी आत्मा तक तब आरक्त हो गई थी। छुअन भी कितनी सिहरन देती है तब महसूस हुआ था उसे। अंगुलियों के पोर तक गुलाल और मयंक के स्पर्श से व्याकुल हो गए थे उसे पाने के लिए। घंटों ओह गुलाल से भरी अपनी मांग को देखती रही थी। सैकड़ों सपने रंगों के इंद्रधनुष की तरह हर ओर तैरते प्रतीत हुए थे। मयंक ने कहा था, कितना अच्छा है ये त्योहार। सब मैल धुल जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और गले लगने का भी अच्छा मौका है यह। हवा के तेज झोंकों ने खिड़की पर दस्तक दी तो रागिनी उन सपनों से बाहर आई। विवाह के बाद पहली होली याद आ गई। कितने पकवान बनाए थे उसने। सुबह सुबह ही सोते हुए अमर के मुंह पर गुलाल मल दिया था। होली है कहकर उसके सीने से लगने ही वाली थी कि एक करारा तमाचा उसके गाल पर लगा था। फूहड़ कहीं की, इतने कीमती गाउन को खराब कर दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह त्योहार। इसे जंगली लोग खेलते हैं, फिर कहाँ हिम्मत होती उसकी कुछ करने की। अमर ने तो दिन में ही पीनी शुरू कर दी थी। तब से होली के हर रंग फीके पड़ गए उसकी जिंदगी में। तभी मयंक की महक को कुचलता हुआ एक बदबू का झोंका आया। अमर लड़खड़ाता हुआ सोफे पर पसर गया था। कितना घृणास्पद लगता है यह इंसान। अब तो इसके प्रति कोई दया भी नहीं उपजती मन में। किसी की मानसिकता को धोना क्या सरल है। पति है पर वह परमेश्वर तो नहीं बन सकता है। शरीर का क्या, मन और आत्मा उसकी कभी नहीं हो सकती। अचानक मन में एक ख्याल आया, क्या मयंक भी ऐसा ही सोचता होगा। हो सकता है उसकी पत्नी उसके प्रति समर्पित हो और वह भी। सोचकर अच्छा भी लगा और मन में एक कसक भी उपजी। मयंक किसी को और प्यार करे। एकाधिकार की भावना रागिनी पर हावी होने लगी थी। पर विडंबना तो यह थी कि जो उसका था ही नहीं, उस पर एकाधिकार भी सहज लग रहा था उसे। सोई नहीं अभी तक हमारी बेगम, अमर ने उसे छूते हुए कहा तो पहली बार उसने उसका हाथ झटक दिया। वो बखूबी जानती है कि इस अवस्था में उसे शरीर चाहिए होता है। पर मयंक की महक से लिपटे शरीर पर वो अमर का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, उसने गुस्से से कहा। जानता हूँ, जरा पास तो आओ ना। आज क्लब में ऐसी ऐसी हसीनाएं देखी कि मन मचल उठा। तुमसे कितनी बार कहा है कि साथ चला करो, पर तुम ठहरी मध्यम वर्ग की संकुचित दायरों वाली कहाँ खप सकती हो इन रंगीनियों में। उसने ठहाका लगाते हुए बीभत्स ढंग से कहा, तुम खाना खाओगे? उसने भरसक शांत रहने का प्रयत्न करते हुए पूछा। अमर के तानों की ओह इतनी आदी हो चुकी है कि अब झुंझलाहट नहीं होती है। रही क्लब जाने की बात तो वह पहले जाती थी। अमर की खातिर वहां के माहौल के साथ तालमेल भी बिठाने की कोशिश की थी। पर उन तथाकथित संभ्रांत पर अशिक्षित औरतों के बीच अमर को अपना मजाक उड़ाते देख उसने ना जाना ही मुनासिब समझा था। नहीं खा लिया, पर इधर तो आओ। अमर ने एक बार फिर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मैं पल्लवी को देखाऊं। वो भागती हुई पल्लवी के कमरे में चली गई। पूरी रात मयंक उसकी पलकों पर बसा रहा। उसकी छोटी छोटी बातें, बात बात पर खिलखिलाना और मुस्कुराते हुए रागिनी की लटों को पीछे धकेल देना उसे याद आता रहा। ऐसा लग रहा था मानो मयंक सामने ही खड़ा है। बरसों बीत गए हैं उससे मिले, देखा तक नहीं, लेकिन उसकी छवि वैसी की वैसी ताजा है उसकी यादों में। इतना समय व्यतीत हो जाने पर तो मयंक को उसके मन मस्तिष्क में से निकलकर धूमिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं। पहले प्यार की अनुभूति क्या इतनी तीव्र होती है। हो सकता है अमर ने अगर सुखी संसार दिया होता तो मयंक की महक उसमें विलीन हो जाती, या शायद तब भी नहीं होता। पर तब शायद वो अमर के साथ न्याय कर पाती और सारी जिंदगी इस ग्लानि में नहीं जीती कि वह पति के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। अपने हर कर्तव्य को बेशक बखूबी निभा रही है,
पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है। समाज उससे ऐसा ही करने की उम्मीद रखता है। सुबह उठी तो मन में एक ख्याल आया। वह मात्र ख्याल ही नहीं था, वरन एक खूबसूरत एहसास की तरह मन में जन्मा था कि वह मयंक से बात करे। उसे अपने ऊपर हैरानी भी हो रही थी कि आखिर यह मुमकिन भी कैसे हो सकता है, जबकि उसे तो पता भी नहीं कि वह कहाँ है, क्योंकि शादी होने के बाद से उसने ना तो कभी उसकी खबर ली थी, ना ही मयंक ने उससे कभी मिलने की कोशिश की थी। दोनों ने ही अपने आप को स्थितियों के आगे विवश होकर एक दूसरे से दूर कर लिया था। शायद वे दोनों ही जिन संवेदनाओं से जुड़े थे, उसमें मन का बंधन इतना प्रगाढ़ था कि दूर होकर भी पल भर को उसे तो नहीं लगा था कि मयंक उसके पास नहीं है। सोचा पुराने पते पर ही फोन कर मालूम करें। कांपते हाथों से नंबर मिलाया। मयंक से बात कर सकती हूँ? दूसरी ओर से किसी पुरुष का ही स्वर था। कौन? डॉक्टर साहब? वो तो घर पर नहीं है। यह मयंक शर्मा का ही घर है ना? डॉक्टर साहब सुन रागिनी अचकचा गई थी। हाँ, शायद वह उसका नौकर था। यानी मयंक ने डॉक्टरेट भी कर ली। मेम साहब हैं? ना जाने क्यों पूछ बैठी हो। कार्ड में नाम पढ़ा था। हाँ, गरिमा नाम था उसका। कौन मेम साहब? आप किससे बात करना चाहती हैं? नौकर के स्वर में परेशानी थी। गरिमा, मयंक की पत्नी। ओह, अचकचा कर बोली। क्या बात कर रही हैं? साहब ने शादी की होती तो पत्नी होती ना। लगता है आपको गलत खबर मिली है। पिछले 13 सालों से तो मैं साहब के यहाँ काम कर रहा हूँ, हर पल उनके साथ रहता हूँ। फिर ये शादी? फोन का रिसीवर हाथ से छूट गया। फिर वो शादी का कार्ड? नहीं, पापा ने स्वयं दिखाया था उसे। तो क्या पापा ने उस बार भी छला था उसे? मन हुआ पापा के सामने जा खड़ी हो और अपने एक एक सवाल का जवाब मांगे, लेकिन वे लोग पछतावे के जिस अग्नि में जल रहे थे, उसके बाद उन पर और प्रहार करना उसे ठीक नहीं लगा। वैसे भी मायके जाना तो उसने कब से छोड़ दिया था। जाती भी क्यों? रिश्तों को परिभाषित अगर गलत ढंग से किया जाए तो फिर संबंधों को रखना बेईमानी लगने लगता है। वैसे भी अगर वो सामने होती तो दोनों ही स्वयं को कोसने लगते और अपमानित महसूस करते। मयंक ने शादी क्यों नहीं की? सिर्फ उसे भ्रमित रखने के लिए यह खेल खेला गया था, ताकि वो अतीत को भूलकर वर्तमान में जी सके। इसमें मयंक का भी हाथ था क्या? इस बार फोन करने में उसे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैं रागिनी बोल रही हूँ मयंक। आवाज भर्रा गई थी उसकी। इतने बरसों बाद मयंक की आवाज सुन मन भीग सा गया था। तुम ना बताती तो भी तुम्हारी आवाज को पहचान जाता मैं। समय लाख कोशिश करे पर दिलों में दूरियां नहीं पैदा कर सकता है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर क्यों? जिंदगी में हम अब इतने फासले तय कर चुके हैं कि मिलने का अर्थ तुम्हारी जिंदगी में खलल डालना होगा। हमारे मिलने को गलत भी समझा जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब है मेरे पास। तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार उतना मैं भी हूँ जितना कि तुम्हारे माता पिता। काश मैंने तुम्हारी जिद को संस्कारों की बेड़ियों से ना बांधा होता तो कम से कम तुम आज एक घुटन भरी जिंदगी तो ना जी रही होती। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। शायद नियति हमसे खिलवाड़ करना चाहती थी। हमारी कमजोरियां जिंदगी भर हमें टीस देती रहती हैं। ये तो सदा से होता आया है कि माँ बाप के सामने हमारी निर्णय लेने की क्षमता हथियार डाल देती है। हमारा मिलना कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि ना मिलना गलत होगा। इस बार उसकी जिद के आगे झुक गया था मयंक। बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम मयंक। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच मयंक उसके सामने बैठा है। लेकिन तुम बदल गई हो। जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हारे चेहरे पर परिलक्षित हो रहे हैं। अपने आप को क्यों मारने पर तुली हो? तुम कब से हिम्मत हार जाने वालों की कतार में जा खड़ी हुई? जब से तुम्हारा साथ छूटा है जिंदगी का हर समीकरण गलत हो गया। सारी कोशिशें निरर्थक साबित हो गई और जिंदगी का फलसफा बदल गया। 14 साल बाद तो भगवान राम का भी वनवास खत्म हो गया था, पर ना जाने कब मेरा वनवास खत्म होगा। आंखों में तैरती नमी छलकने को आतुर थी। रागिनी का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से रोए और बरसों से जमी पीड़ा को मयंक के कंधों पर सिर रखकर बहने दे।
पर होटल में व्याप्त चुप्पी के बावजूद चारों ओर बैठे अनगिनत लोगों के सामने ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपने ऊपर नियंत्रण रखो रागिनी। इस माहौल में अगर तुम बिखर जाओगी तो दुनिया के लिए मात्र यह एक घटना ही बनेगी। कोई तुम्हारी संवेदनाओं को समझेगा नहीं, और अगर किसी परिचित ने अमर को खबर दे दी तो तुम्हारा जीना और दुश्वार हो जाएगा। डरते हो? रागिनी ने जैसे उसे चुनौती दी। हाँ, पर तुम्हारे लिए वनवास बेशक लंबा ही क्यों ना हो, उसके खत्म होने की आशा बांधे रखनी होगी तुम्हें। सदा की तरह ही मयंक में कितना ठहराव था। उसका संयम जटिल परिस्थितियों में उसका साथ नहीं छोड़ता था। तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई भूमिका नहीं बांधी रागिनी ने। क्यों करता शादी? जानता था कि आने वाली के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारी यादें मेरे वजूद का हिस्सा हैं, फिर कैसे उसमें कोई और प्रवेश कर पाता? नहीं रागिनी, यह उसके प्रति अन्याय होता। पहले ही तुम्हें संस्कारों की बलि चढ़ा चुका था, और अन्याय करने का अधिकार मुझे नहीं चाहिए था। मयंक फीकी हंसी हंसा। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के प्रति समर्पित हो जाऊंगी? रागिनी आज बीते वर्षों के हर सवाल का उत्तर जानने को आतुर थी। छोड़ो ना रागू, वर्षों बाद इस प्रश्न का क्या उचित? मयंक जख्मों को और रिसने से बचाना चाहता था। रागू शब्द सुनते ही पिघल गई रागिनी। तरस गई थी ओह मयंक के मुंह से यह शब्द सुनने को। लगा सारा प्यार उड़ेल दिया हो उसने इस शब्द में। प्यार के अतिरेक में ही तो वह उसे ऐसे पुकारता था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वह टूट गई थी। बड़ी ढिठाई से आंसू किसी की परवाह किए उसके गालों पर एक लहर बन निकल आए थे। दुख का बहाव न समय की परिधि को जानता है, न स्थान के अंकुश को समझता है। संभालो अपने आप को। तुम्हें इसी तरह जीना होगा, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। मयंक ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा था, और रागिनी के दर्द से आहत था। चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ डाले। चाहता था कि उसे आगोश में लेकर बरसों से उसके भीतर धधकते ज्वालामुखी की तपिश को अपने प्यार से ठंडी कर दे। पर जानता था कि अगर वह पिघल गया तो शायद दोनों के कदम ही बहक सकते हैं। तब तो रागिनी के लिए जीना और मुश्किल हो जाता। उसकी कठोरता ही रागिनी को वापस लौटा सकती थी। ठीक है, तब मुझसे तुम्हें रोज मिलना होगा। वह इस बार मयंक को हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती थी। यह संभव नहीं। मयंक कठोर बना रहा। पर क्यों? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का अर्थ यह तो नहीं कि रोज मिला जाए। समाज हमारे संबंधों की पवित्रता को लांछित करेगा। समझो रागिनी, तुम एक माँ भी हो। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना होगा। हमारा संबंध ही तो सबसे पवित्र है मयंक। क्या बंधन ही रिश्तों को पवित्रता या मर्यादित की सीमा रेखा में बांधते हैं? अगर ऐसा होता तो अमर केवल मुझे भोग्य वस्तु ना समझता। तुम भावनाओं में बह रही हो। हमें इन्हीं बंधनों की लक्ष्मण रेखा में जीना होगा। कौन समझ पाया है प्यार की महक को? ओह मेरे और तुम्हारे भीतर ही सुवासित रहती है और रहेगी। यह मत भूलो। जाओ, अपने कर्तव्यों को निभाओ। अधिकार पाना हर किसी की नियति नहीं होती। जाओ रागिनी, लौट जाओ। पल्लवी को माँ की जरूरत है। तुम्हारी भटकन उसकी मासूमियत को छीन लेगी। तुम शिक्षित हो, संघर्ष कर सकती हो। चाहो तो दोबारा नौकरी कर लो। यूं हारना गलत होगा। मेरे और तुम्हारे प्यार को अगर रूप ना मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि उस बात को दुख का जरिया बना। तुम सारी जिंदगी बेचारगी का आवरण डाल स्वयं को दया का पात्र बनाती रहोगी। प्यार पल्लवित करने के लिए होता है, मुरझाने के लिए नहीं। अपना वनवास तुम्हें स्वयं खत्म करना होगा। बस अपनी बेटी के प्रति कोई अन्याय ना होने देना। मयंक के शब्दों ने एक जादुई प्रेरणा से भर दिया था उसे। आत्मविश्वास की ओहलो जो कब की मंद पड़ गई थी, दोबारा से उसके भीतर प्रज्वलित कर दी थी। वास्तव में प्यार तो अनुभूत है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। उसकी महक कभी खत्म नहीं हो सकती है। मयंक सदा उसके साथ है। यही एहसास जीवन के जटिल संबंधों से लड़ने के लिए और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए काफी है। नहीं, वो अब और कमजोर नहीं बनेगी। अब लौटते हुए कदमों में लड़खड़ाहट ना थी। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी?
पल्लवी उसे देखते ही लिपट गई। कसकर बाहों में लपेट लिया रागिनी ने पल्लवी को। अपने को दृढ़ कर उसे पल्लवी को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार करना होगा, ताकि फिर कभी किसी रागिनी को मयंक को खोकर सिर्फ उसकी यादों में लिपटे रहने को मजबूर ना होना पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।